बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताजुल शाह है और आज मैं एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। ये एक टॉपिक है जो कि KPPMS में आया था। ये 2022 में कंडक्ट हुआ था वो एग्ज़ाम। और ये टॉपिक एक कोटेशन है, तो उसको किस तरह आपने खोलना है, ठीक है, और इसको किस तरह आपने आर्टिकुलेट करना है, तो इसके ऊपर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। और ये ऐसे का टॉपिक है कि स्वेट मोर इन पीस, ब्लड लेस इन बैटल। तो ये एक टॉपिक है, इसका मतलब ये है कि पीस के टाइम में आपने ग्रेटर प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि वार के टाइम में या आपकी एडवर्स डिफ़िकल्ट टाइम जो हो उसमें आपको आसान तरीके से आसानी से उन चीज़ों को हैंडल कर सके। तो इसकी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, द ग्रेटर द प्रिपरेशन द ग्रेटर द एबिलिटी टू हैंडल एडवर्सिटी। इसकी ये थीसिस स्टेटमेंट हुई। इसके बाद इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन आपने लिखनी है, तो वो अलग डिबेट है किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन आज की ये टॉपिक जो है, इसका पिक्यूलियर जो अहमियत है, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हाउ टू ओपन ए कोटेशन। तो फिर इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो ऐसा है कि ग्रेटर प्रिपरेशन आर नेसेसरी इन पीस टाइम टू फोरस्टॉल डिफिकल्टीज एंड वर्स टाइम। कि आपने पीस टाइम में ग्रेटर प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि डिफ़िकल्ट टाइम में और वर्स टाइम में जो एडवर्सिटीज़ हो या डिफ़िकल्टीज हो उसको फोरस्टॉल कर सके। ये इसका मेन हेडिंग हुआ। इसके नीचे जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो मैंने लिखा है कि द मीनेस ऑफ पॉपुलिज्म नीड्स टू बी वेटेड आउट वेल बिफोर इट डिफॉर्म्स डेमोक्रेसी। देखिए, दुनिया में दो बड़े कॉन्सेप्ट है, एक है पॉपुलिज्म का, एक है डेमोक्रेसी का। तो पॉपुलिज्म जो है ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आजकल बिल्कुल पीक पे है। और पॉपुलिज्म जो है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। लेकिन आज मैं ब्रीफली कहूँगा कि ये इसमें जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं वो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं। वो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, उनके लिए उसके साथ इतना कोई ख़ास रिगार्ड नहीं होता। और ये जो कंट्री के वाइडर पॉपुलेशन है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं दी करप्ट एलीट, एंड दूसरा जो है वो हो दी फेवर या वर्चस पीपल, इसको कहते हैं। पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं ये मुश्किल और इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स के लिए आसान सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। और इस तरीके से डेमोक्रेसी की जो एजेंस है या स्पिरिट है, लाइक प्लूरलिज्म, को एग्जिस्टेंस, इन चीज़ों के वो खिलाफ होते हैं, और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको इतने कदर नहीं करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो डेमोक्रेसी में जो जो लूपहोल्स है जिसकी वजह से पॉपुलिस्ट लीडर राइज कर रहे हैं एक रास्ता वर्ड, तो उसको फिक्स करना चाहिए। तो हमारे ये टाइम जो है ये एक प्रिपरेशन का टाइम है, और फिर ऐसा ना हो कि हमारे पास एक एडवर्स टाइम आए और उसमें हमारा प्रिपरेशन ना हो। तो ये एक बेहतरीन मौका है, इसमें हमें डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड नॉर्म्स जो है उसको हमने प्रमोट करना है, और जो कि पॉपुलिस्ट लीडर्स है उसको डिस्करेज करना चाहिए। सेकंड जो है पॉइंट वो है कि एफर्ट आर नेसेसरी फॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ये दो बड़े कॉन्सेप्ट है, एक नेशनलिज्म होता है, एक ग्लोबलाइजेशन होता है। नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये जो वेस्टफेलियन नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। इसका मकसद ये है कि एक नेशन होगा, उसकी एक फिक्स्ड टेरिटरी होगी, फिक्स्ड बाउंड्री होगी, इसमें कुछ फिक्स्ड पॉपुलेशन होगा और इसकी आर्मी होगी। तो ये एक नेशन होगा, ठीक है। अब इनके कोई वैल्यूज हो गए, कोई कल्चर होगा, सिविलाइजेशन, और इस तरीके से वो इसके हीरोज होंगे, विलन होंगे, ठीक है। तो ये जो लोग हैं नेशनलिस्ट, ये इस नेशन की बाहर नहीं सोचते होते। ये जो है ये इस चीज़ के खिलाफ होते हैं कि इनकी कल्चर को किसी और कल्चर के अंडर इन्फ्लुएंस आई जाए, या ग्लोबलाइजेशन जिसे हमको कहते हैं कि उसमें
दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह होती है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सिस्टम हो या पॉलिटिकल हो या सोशल, ये एक ग्लोबल डोमेन में हम देखते हैं, तो ये इन चीज़ के खिलाफ होते हैं। नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन दोनों अपने अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमने अगर हम एक को प्रमोट करें तो फिर हमने नेशनलिज्म के फॉर्म में देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था ये एक नेशनलिज्म की वजह से हुआ था। ये एक नेशनलिस्टिक अप्रोच था हिटलर का, या जो कि उसने फाशिज्म उस टाइम प्रमोट किया था, ठीक है। ये मुसोलिनी का अगर हमने देखे तो ये नाजिज्म और फाशिज्म दो बड़े कॉन्सेप्ट है, जो कि इसका मेन थीम जो है वो नेशनलिस्ट या रेसिस्ट थे, अल्ट्रा नेशनलिज्म थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो ये दुनिया की पीस के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ प्रमोट करें, तो आजकल अगर आप आईएमएफ को देखें, ठीक है, तो ये एक मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारा है, जो इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि ये एक न्यू इम्पीरियलिज्म है, चूंकि कॉलोनिज्म का टाइम ख़त्म हुआ है और ये अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को पैसे दे के उसको फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम देते हैं, और इसके तहत उसके जो सॉवरेनिटी है उसको थ्रेट करती है, ठीक है। तो ये भी दोनों अपने एक्सट्रीम पॉइंट में ठीक नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पीस टाइम में इसके लिए प्रिपरेशन करें, और इसके लिए हमने वी हैव टू चेक आउट वेज to for the coexistence of these two concepts. The third one is pragmatic policies should be check out to settle territorial dispute before it destroy the world peace. आजकल अगर हम दुनिया में देखें तो मुख्तलिफ जगहों में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहे हैं। इसके जो एक नोटेबल एग्जांपल है अगर हम देखें तो ये कश्मीर है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो दुनिया में और भी बहुत एग्जांपल्स मौजूद है, और रिसेंटली इसके ऊपर एक जंग भी हुआ है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो वर्ल्ड लीडर्स जो है, ग्लोबल लीडर जो है, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट साइड पर रखकर और एक जुडिशियसली इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सेटल करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में एडवर्स टाइम में इसका ख़तरनाक नताइज ना हो। तो ये भी हम पीस टाइम में इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि ग्लोबल कंसेंसस मस्ट be reached among global community to ensure peace in Kabul, or to halt humanitarian crisis and the menace of terrorism across the world. टेररिज्म अगर हम देखें तो ये इसने सारा दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है, ठीक है। और इसके अगर आप टॉप कंट्रीज देखें जो इंडेक्स टॉप करते हैं, वो है अफ़गानिस्तान और फिर है पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में एक तवील अरसे से हमने टेररिज्म को देखा, और फिर इसकी हमने असरात भी देखी उधर। तो फिर अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो कितने लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, कितने इसमें मारे गए, ठीक है। और कितने हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ, कितने हमारा जो इंटरनेशनल इमेज है वो ख़राब हुआ, और इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कितने नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ को जो है ये टेररिज्म एक रियलिटी है, और फ्यूचर में जो कि इंटरनेशनल बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है डिफरेंट दुनिया की डिफरेंट हिस्सों में। फॉर एग्जांपल आईसिस इसमें एक नोटेबल एग्जांपल है, तो फ्लैग्रेंट एग्जांपल है। तो ये टेररिज्म को पीस टाइम में अपने नेशनल इंटरेस्ट को साइड पर रखकर जो नेशंस है इसके लिए एक बड़ा डायलॉग होना चाहिए और इसको सेटल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द ग्लोबल पावर मस्ट लर्न वेज टू को एग्जिस्ट टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। दुनिया में दो बड़े ग्लोबल पावर इस वक्त मौजूद है, एक चाइना है और एक यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन जो कि स्टेटस को पावर है, और चाइना जो है ये एक राइजिंग वर्ल्ड पावर है। इसके लिए फिर इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए दुनिया जो फ्लैश पॉइंट है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकते हैं, तो वो साउथ चाइना सी है हमारे साथ। इसके अलावा ताइवान का इशू है, ठीक है। आजकल जो यूक्रेन रशिया का मसला चल रहा है, ठीक है। ट्रेड वार है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है। तो ये सारे वो डोमेन है जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो बिल्कुल इमिनेंट है। तो लिहाजा
ان دونوں گلوبل پاور کو چاہیے کہ اس طریقے سے ویز جو ہے اس کو ہیمر آؤٹ کرے تاکہ یہ پرابلم جو ہے یہ ختم کر سکے. اگر ختم نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے کہ دونوں پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکے. تو یہ بھی ہمارا اگر یہ پیس ٹائم ہے اور پیس ٹائم میں یہ ایکسرسائز ضروری ہے تاکہ پھر ہم ڈیفیکلٹ ٹائم میں یہ پرابلم کو ہینڈل کر سکے پراپرلی. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے preparation is crucial to fight the formidable threat of climate change before it inundates the earth. دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دنیا کی جو ایوریج ٹیمپریچر ہے اس میں انکریز ہو رہی ہے. 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ لاسٹ سینچری میں انکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے سی لیول رائز ہو رہی ہے. پھر ہوا میں جو ایواپوریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے بارشیں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فلڈس کی وجہ سے تباہی بہت تباہی مچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ضروری ہے کہ سارے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب ہونے سے بچایا جائے. اور اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک اہم اسپیشی ہماری ایکو سسٹم سے ختم ہو رہی ہے, ڈپلیٹ ہو رہی ہے, تو اس کے اثرات سارے ایکو سسٹم پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے کنٹیکس میں دیکھیں تو لاسٹ ایئر جو فلڈ آیا ہوا تھا اس میں تقریباً 3/4 کنٹری جو تھا پاکستان وہ واٹر میں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے جو 45% اسٹینڈنگ کراپ تھا وہ افیکٹڈ ہوا تھا. ٹھیک ہے, کچھ ڈسٹرکٹ میں تقریباً 90% تک جو کہ کراپ تھا وہ تباہ ہوا تھا. جو کیٹل تھے وہ ڈرون ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے انفراسٹرکچر اور یہ اس کا بڑے بڑے نقصان ہوئے تھے. تو کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, اور بعض کنٹریز جو ہے لائک پاکستان اس کو اتنے بڑے کاربن ایمیشن میں اتنی کنٹریبیوشن ہے بھی نہیں, ایک لیس دین 1% ہے. اسٹل ایک دنیا میں 8 موسٹ ولنریبل کنٹری ہے کلائمیٹ چینج کی انڈیکس پر. تو جو کہ بڑے انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہے لائک چائنا ہے, انڈیا ہے, امریکہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک پالیسیز بنائے تاکہ جو کاربن ایمیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ہمارا پیس ٹائم ہے, اس پیس ٹائم میں ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پلان شوڈ بی ہیمر آؤٹ ٹو ڈسکریج ریسزم which is an indelible blot on humanity to ensure world peace. اگر آپ دیکھیں تو ریسزم ایک اولڈ کانسیپٹ ہے لیکن آج کل بھی ہمارے یہ گلوبل ورلڈ میں پریویلنس ہے, اس کے پریویلنس موجود ہے. امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کا فادر ہے, فور فادر ہے, انہوں نے اس کانسیپٹ کو دریافت کیا تھا امریکی کانسٹیٹیوشن میں فار دا فرسٹ ٹائم. تو ادھر بھی ریسزم آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, جارج فلائڈ جو کہ ایک بلیک تھا, وہ ریسنٹلی ایک وائٹ پولیس آفیسر کے ہاتھوں سے اس کا مارنا یہ ریسزم کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے, پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اس طریقے سے اگر آج کل آپ اسلامو فوبیا کو دیکھیں جو کہ یورپ میں پرٹیکولرلی مسلمانوں کی جو فوبیا ہے, ریسنٹلی سویڈن میں قرآن مجید کا بے حرمتی کرنا, اور اس طرح سے اس سے پیچھے کئی بار ایسے انسیڈنٹس پیش آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو اسلاموفوبی جو کہ اسلاموفوبی ہے اس میں مسلم کی طرف ہیٹرڈ اور پریجوڈس ہے. تو یہ بھی ایک ریسزم کا ایک شکل ہے. یا اگر ہم دوسری کنٹریز کے خلاف نفرت رکھتے ہیں, زینوفوبک ٹینڈنسی ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا کسی کے ساتھ ہم مختلف قسم کی انڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کی طرف اس لیے کہ اس کی ڈومیسائل کی وجہ سے, یا اس کی پلیس آف برتھ کی وجہ سے, یا ریلیجن کی وجہ سے, یا کلر کی وجہ سے, تو یہ سارے ریسزم میں آتے ہیں. لہٰذا یہ دنیا کی پیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے جنگیں ہو سکتی ہے. تو وی شوڈ ہیمر آؤٹ workable policies in our peace time to end the menace of racism. The next point is before it plays havoc across the world,
proper preparation as needed for pandemic in years to come. देखिए रिसेंटली हमने देखा कि कोविड-19 आया, उसकी वजह से सारी दुनिया पैरालाइज हुआ, लॉकडाउन में गई, ठीक है, और तकरीबन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ वाज स्टैंड पैरालाइज। इसके लिए हमारा कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। जो कि एजुकेशन सिस्टम था वो ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गया कन्वेंशनल से, लेकिन हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थी, वो तैयारी नहीं थी, ठीक है। फिर अगर आप हेल्थ सेक्टर को देखें, इकोनॉमिक सेक्टर को देखें, सोशल सेक्टर को देखें, तो सारे इंडिकेटर पे हमें ये पता चला कि हमारे कोई प्रिपरेशन है ही नहीं, क्योंकि कोविड ने दुनिया को it caused the world unprepared. Even the developed nation has no workable plans to avert the threat of the pandemic. सो ये हमारा प्रिपरेशन का टाइम है। इस प्रिपरेशन टाइम में हमें चाहिए कि हम वर्केबल प्लान्स बनाएं, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की पेंडेमिक आ जाए तो हम आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि जेंडर इक्वलिटी मस्ट बी इंश्योर बिफोर women are reduced to mere a tool for multiplying the human species. अच्छा, तो जेंडर इनइक्वलिटी दुनिया में प्रिवेल है, ठीक है, और ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है और आजकल ये प्रेवलेंट है। तो हमें चाहिए कि इस जेंडर इनइक्वलिटी को हम ब्रिज अप करें, उनको इसमें इकोनॉमिक स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में और सोशल स्फीयर में उनको हक दिया जाए, उनको एक कंप्लीट पर्सनहुड का हक दिया जाए, ठीक है। और फिर अगर हम इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें, तो उधर इसकी सिचुएशन बहुत बदतर है। इसके बेहतरीन एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप पाकिस्तान को देखें, तो पाकिस्तान चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन स्टिल भी अगर आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें, जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इसको पब्लिश किया था, इसके तहत पाकिस्तान 147 कंट्रीज़ में से 146 नंबर पर है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि हम जेंडर इनइक्वलिटी में कहाँ पर खड़े हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि वुमेन को हम उसकी हुकूक जो है उसको दे दें। पाकिस्तान में तकरीबन 49% वुमेन है, इसमें ओनली 8% जो है वो हायर एजुकेशन में एनरोल है, बाकी जो है ये एनरोल भी नहीं है। जो अगर आप हर एक इंडिकेटर को देखें, कितने को इंटरनेट एक्सेस हासिल है, तो ये सारे इट इज़ अ वेरी सैड फिगर। तो इसके इकानमी भी कोई बड़ा इतना रोल नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि ये टाइम है कि इसमें हम इसके लिए उसके हुकूक जो है उसको दे दें। इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन शुड बी इम्पॉर्टेंट टू मेक ह्यूमन मीनिंगफुल इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमारा जो फिजिकल एबिलिटीज़ थी मशीन ने वो ली थी, लेकिन आजकल जो कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ रहा है, इसकी वजह से हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है ये मशीन ले रही है, ठीक है। और फ्यूचर में इंसान बिल्कुल इररिलेवेंट होंगे, क्योंकि एआई डॉक्टर्स होंगे, इसके अलावा एआई ड्राइवर्स होंगे, एआई टीचर्स होंगे, ठीक है। और इस के ऊपर अगर आप बिलीव नहीं करते, तो चैट जीपीटी एज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, ओके। सो हमें उस न्यू चेंज के मुताबिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि इंसान फ्यूचर के मार्केट में भी रेलेवेंट रहें। और इस तरीके से एजुकेशन हमने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और सारे प्रोफेशनल को इम्पार्ट करने। The next point is, before the world plunges into the nuclear war, stopping nuclear proliferation must be ensured. न्यूक्लियर वार जो है ये एक फ्यूचर थ्रेट है, ठीक है। आजकल 9 ऐसे नेशन है जिसके पास जो कि न्यूक्लियर पावर है, और उनके दरमियान थोड़ा भी फ्रिक्शन हो तो इट कुड मॉर्फ इनटू न्यूक्लियर वार। इसलिए चाहिए कि जिसके पास है वो एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करे, ठीक है, और इस चीज़ को आगे प्रोलिफरेट ना करें। जितनी भी ट्रीटीज हुई है इसकी मद में, ताकि उसको स्टॉप किया जाए, तो उसको इट्स ट्रू एसेंस एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और आगे इसकी जो डेंजर है उसको ख़त्म करना चाहिए।
The next point is the UN must be reformed to achieve international cooperation. देखिए यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी है, ठीक है, जो कि सारी दुनिया के ऊपर वो एक इन अ काइंड गवर्नेंस करती है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अगर आप इसके देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखें, ठीक है, तो इसकी जो मेंबरशिप है इसमें 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो ये परमानेंट मेंबर्स है इसमें चाइना है, अमेरिका है, यूके है, ठीक है, इस तरह फ्रांस है, तो रशिया है, तो इसके साथ वेटो पावर है। इसमें अगर कोई इश्यू राइज हो जाए और एक भी ना माने तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती, ठीक है। इसके जो ग्लेयरिंग एग्जांपल है, जब भी इसराइल के खिलाफ बात आई है तो अमेरिका ने उसको वेटो किया है। स्वेज कनाल का क्राइसिस जब आया था तो यूके ने इसको वेटो किया था, ठीक है। ताइवान के ऊपर अगर बात आती है तो ये चाइना वेटो करते हैं। अगर यूक्रेन के ऊपर बात आती है तो रशिया इसको वेटो करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत खतरनाक और एक डेंजरस थिंग किस्म की इक्वेशन है, तो इसलिए इसको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन होते हैं बाहमी डायलॉग से होते हैं, ठीक है। अगर वो हो ना, उसकी जगह मौजूद ना हो, स्पेस मौजूद ना हो, तो फिर जाहिर बात है दुनिया की जो पीस है वो खतरे में होंगे। फिर मैंने इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये लिखा है कि इफ ह्यूमन फेल्स टू प्रिपेयर इन पीस दे विल ब्लीड मोर एंड वार, ठीक है। अगर इंसान जो जितने अक्रॉस द वर्ल्ड इंसान है ये पीस के टाइम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर ना कर सके तो डेफिनेटली जब एडवर्सिटीज आएगी तो उसमें उन्होंने इसकी जो ख़तरनाक असरात है उसका सामना करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं नीचे कि पीस एंड कोऑपरेशन वुड सीज टू एग्जिस्ट। जो सेकंड पॉइंट है वो डेवलपमेंट एंड रिसर्च वुड बिकम ए थिंग ऑफ प्रायोरिटी, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो ह्यूमन इंटीग्रिटी वुड बी एट स्टेक। तो अगर आप इस सारी चीज़ों को उल्टा करें तो ये 3 पॉइंट जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर दुनिया में कोई ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी ना हो, अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को स्टॉप ना किया जाए, अगर क्लाइमेट चेंज के लिए हम आज से खुद को प्रिपेयर ना किया जाए, अगर पेंडेमिक के लिए हम प्रिपरेशन ना करें, ठीक है, और इस तरह जेंडर इनइक्वलिटी को हम ख़त्म ना करें, ठीक है, रेसिज्म को हम ख़त्म ना करें, तो जाहिर बात है दुनिया की पीस ख़त्म होगी, ठीक है। ना तो इसमें डेवलपमेंट हो सकती है, ना इसमें कोई और रिसर्च हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट में फिर मैंने इसकी कंक्लूजन लिखी है। तो आई होप you understand the topic, and inshallah I'll share more video like this. Thank you so much.